हरियाणा में चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है और सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी कोशिश में है कि किस तरह से मतदाताओं के करीब जाएं और अगली बार उनकी जो सीटों की संख्या है वो बढ़ जाए। भारतीय जनता पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी की चिंता खा रही है तो कांग्रेस चाहती है वो किसी तरह कम बैक करे। क्या है स्थिति और किस तरह का एनालिसिस हमें मिल सकता है? बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चंडीगढ़ के राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर गुरमीत सिंह। आखिरी दौर में चुनाव प्रचार है प्रोफेसर, आप क्या देखते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस गांव में है और वहीं राहुल गांधी भी यात्राएं कर रहे हैं, कितना प्रभाव मतदाताओं पे पड़ सकता है इसका? देखिए, एक तो क्योंकि हरियाणा का चुनाव इस बार थोड़ा अलग से हो रहा है, अलग से इन द सेंस कि कम राज्यों के साथ हो रहा है, केवल जम्मू एंड कश्मीर है साथ में, तो काफ़ी हरियाणा पे अटेंशन है इस चुनाव में। और नेता भी फ्री हैं, क्योंकि जब मान लीजिए अगर हम ये मान के चलें कि महाराष्ट्र का चुनाव भी हो रहा होता तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को वहाँ भी टाइम देना पड़ता। तो इस वजह से भी ये जो लास्ट फेज़ है, अब तो आप देखिए 24 घंटे का समय आप मान के चलिए कल शाम को समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने अधिक समय दिया है, राहुल गांधी ने भी, और अलग अलग तरीके से मोदी जी ने भी हर रीजन में सभा की है, राहुल गांधी ने भी हर उसमें क्षेत्र में वो गए हैं। कभी जलेबी खा रहे हैं, कल उन्होंने माथुराम जी की जलेबी खाई, वो डब्बे को ही दिखाना शुरू कर दिया। पकौड़े भी खाए, सुना मैंने बहादुरगढ़ में, मैं देख रहा था, किसी के घर भी गए, घर भी गए। तो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जो मतदाता होता है, कोई भी चुनाव, ये कई बार ज़रूर होता है कि अगर कोई बड़ी घटना हो जाए तो इलेक्शन पलट जाता है बहुत कम समय में भी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अदरवाइज़ आप देखें तो मतदाता का एक मन बना होता है, एक लंबा समय होता है 10 साल जो बीजेपी सत्ता में रही है। और आप मुझे ये बताइए कि केंद्र में जो सबसे बड़ा नाम है आज भी, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, सबसे बड़े स्टार भी हैं, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय भी मान सकते हैं आप उनको, यानी कि प्रधानमंत्री, वो 2 साल 2 बार उन्होंने 2 टर्म लिए और 2 टर्म में उन्होंने फुल मेजोरिटी के साथ सरकार चलाई। दूसरे टर्म में तो 303 आ गई, लेकिन वो भी लड़खड़ा गए ना तीसरे चुनाव में आके, पूरी मेजोरिटी नहीं मिली उस तब के बावजूद। तो ऐसे ही हरियाणा में भी 10 साल बहुत लंबा समय है। तो इसलिए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का अनकंफर्टेबल होना या असहज होना वो एक जायज़ सी बात है, क्योंकि लोग जो हैं वो बदलाव चाहते हैं और उसकी वजह से एक माहौल शुरू से बना हुआ था। वो लोकसभा चुनाव में आकर और पुष्ट हुआ जब 5-5 सीटों की बात हुई। तो इसलिए मुझे लगता है कि प्रचार का ठीक है अपना तरीका होता है और हर पार्टी एंड तक जोर लगाती है। लेकिन आप कहो कि जी शैलजा और हुड्डा साहब का हाथ, वो भी उन्हें पता नहीं था और अचानक जो नाटकीय तरीके से राहुल गांधी ने किया उससे चुनाव पलट गया, या बहादुर आपकी जलेबी खाने से पलट जाएगा, या मोदी जी के ये कहने से पलट जाएगा कि भाई देखो मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही इन्होंने हवा बनाई थी और धड़ाम से गिर गए। मुझे लगता है ऐसा नहीं होता अल्टीमेटली। और हरियाणा का मतदाता तो वैसे ही बड़ा जागरूक मतदाता है, बड़ा वोकल मतदाता है। तो ठीक है कि मैनेजमेंट के पर्दे के पीछे कई चीज़ें होती है, पर्दे के आगे कई चीज़ें होती हैं, तब सब तरह की चीज़ें होती हैं। आपको मालूम है वहाँ कुलदीप बिश्नोई जी के वहाँ पर एक गाड़ी पकड़ी गई जिसमें से कैश भी पकड़ा गया, हालांकि उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप का वो है। राम रहीम की पैरोल को लेके एक दिन से, कल 2 दिन से चर्चा है। लेकिन ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत बहुत बड़े फैक्टर्स नहीं होते। अल्टीमेटली जो कारगुजारी होती है 10 सालों की, वो होती है। अगर वो कारगुजारी अच्छी हो तो आप चुनाव जीत सकते हैं, अगर वो कारगुजारी अच्छी नहीं हो तो फिर आप चुनाव हार भी सकते हैं। इसी तरह से अगर आपकी, जैसे कांग्रेस की, ये माना जा रहा है कि भाई उन लोगों ने बदलाव का मन बनाया हुआ है, तो कांग्रेस को मुख्य फ़ायदा उसका हो रहा है। कांग्रेस को कोई मुख्य फ़ायदा किसी एक रैली का या कोई इस तरह के नाटकीय दृश्यों का नहीं हो रहा है, मुझे लगता है। तो चुनाव में पब्लिक ने अपना मन बनाया होता है और उनके पास कोई विकल्प भी नहीं होता है, वो बदलती रहती हैं पार्टियों को, आज इनको मौका कल उनको मौका। तो उस तरह से चुनाव में अब मतदान होगा। हम सब, हाँ, एक हमें कामना करनी चाहिए, क्योंकि कल मैं देख रहा था कि कोई पथराव भी हुआ उचाना में। तो मुख्य बात यह है कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो और लोगों को भी पूरा मौका मिले और किसी तरह की कोई वारदात कहीं ना हो, कोई हिंसक घटनाएं कम हो हरियाणा में। वो अब अगले 2-3 दिन लोगों की रुचि उसमें रहेगी या हम लोगों की रुचि इसमें रहेगी, या हम लोग ऐसे सोचेंगे कि भाई अच्छे से चुनाव हो, अधिक से अधिक मतदान हो, प्रतिशत मतदान का अच्छा हो। तो अब तो वो वाला समय आ गया, अब तो प्रचार की बात ख़त्म है। हालांकि 4 और 5 को भी
आप देखोगे अगर तो डोर टू डोर कैंपेन चलती रहती है। बड़ी सभाएं आप नहीं करते हो, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन तो चलती है। जिस दिन पोलिंग होती है उस दिन भी हम जानते हैं कि लोगों को लेके आना, उनका अरेंजमेंट करना, ये करना, उनका कुछ खान पीन का व्यवस्था करना, ये सब भी चलता रहेगा अभी। पर अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि चुनाव के लिए मतदाता जो होता है वो अपना मन थोड़ा पहले से बना लेता है, और मुझे लगता है हरियाणा में और भी अधिक इस बात को हम कह सकते हैं अपने जो पुराने अनुभव हैं उनके आधार पर, कि यहाँ पे लोग मन बना चुके हैं। गुरमीत राम रहीम की बात हो रही है। चुनाव के ठीक 4 दिन पहले गुरमीत राम रहीम को जेल से रिहा कर दिया गया। अगर सरकार की इसमें किरकिरी भी कहीं ना कहीं हुई है। अब तक 15 बार जेल से गुरमीत राम रहीम आ चुका है। और जब भी चुनाव होते हैं, पंजाब का चुनाव, पंचायत का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, हिमाचल का चुनाव, तो गुरमीत राम रहीम को पैरोल दे दी जाती है। इसको कैसे देखते हैं? दूसरा सवाल ये कि जिस तरह से गुरमीत राम रहीम अब जेल में है, तो उसके जो फॉलोअर्स हैं वो कितना हद तक चुनावों को या मतदाताओं को प्रभावित कर पाएंगे? देखिए, पहली बात तो हरियाणा में उनके प्रवेश पे तो पाबंदी है, और कोई वीडियो मैसेज, कोई इस तरह का भी इलेक्शन कमीशन ने किया ही है कि वो सीधे तौर पर किसी कैंपेन का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्ट ना बने। जहाँ तक बात आ गई कि वो किस तरह से, क्योंकि टाइमलाइन अगर आप देखेंगे तो जैसे आपने सही कहा कि बार बार चुनाव के पहले उनको पैरोल मिल जाती है। प्रभावित, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं होती कि डेरे की फॉलोइंग होती है, उनके सपोर्टर्स हैं, उनके भी खास तौर पे जो निर्बल वर्ग है या दलित वर्गों में ज़्यादा राय से खास तौर पे ये कहा जाता है। और ना सिर्फ हरियाणा में, पंजाब में भी ये भी पूर्व के, अब तो नहीं जेल जाने के बाद ऐसा हुआ, लेकिन पूर्व के समय में हम सब ने ये दृश्य देखे हैं जब नेता जाके ज़मीन पे बैठे होते थे, उनके सामने बड़े बड़े नेता भी। तो जाहिर है कि उनका कुछ लाभ उन्हें दिखता होगा, तभी नेता जाके ज़मीन पे तो ऐसे नहीं बैठते। नहीं तो नेता तो कभी भी किसी के सामने ज़मीन पे नहीं बैठे, जितने उनके पास धन धान्य होते हैं और चीज़ें होती हैं, पावर होती है, सब कुछ होती है, फिर भी वो अगर वहाँ बैठते थे तो जाहिर सी बात है कि उनको लगता था कि हमें राजनीतिक तौर पर फ़ायदा होगा। और राजनीतिक तौर पर क्या फ़ायदा होता है? चुनाव में तो यही फ़ायदा होता है, वोट। और क्या फ़ायदा होगा? राजनीति में तो यही है कि वोट ज़्यादा दिलवा दे जिससे सीट निकल जाए या चुनाव ना हारें। तो वो एक फैक्टर राम रहीम रहे हैं हमेशा से। अब आपने कहा कि जी पैरोल में आके कैसे, ऐसा होता है कोई भी, आप मुझे कोई काम कहें तो मैं कहूँगा मेरा ये काम कर दीजिए, है ना। तो वो इस तरह से गिव एंड टेक है। ये नहीं कि उससे, ये नहीं कि उसी से होगा, लेकिन जो भी उनके सपोर्टर्स हैं आजकल मैसेज पास करना, ये करना, पहले तो एक ज़माने में तो ऐसा सुना हुआ है मैंने इनके बारे में कि इनके वीडियो संदेश भी जारी हो जाते थे पॉलिटिकली कि भाई इसको सपोर्ट करना, इस तरह। फिर दूसरा तरीका है, अब उस तरह से तो नहीं होते लेकिन दूसरे तरीके से हैं। और जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, अंधा क्या चाहे दो आंखें वाली बात। कहीं पर मान लो अब उन्हें लगता है कि यार 100 वोट, 200 वोट, 2000 वोट, क्योंकि मंजीत हरियाणा में ऐसे ऐसे चुनाव भी हुए हैं और देश में भी हुए होंगे। एक दिन मैं ऐसे ही इंटरेस्ट के लिए देख रहा था, तो हरियाणा के इतिहास में जो हार जीत है वो 3 वोटों से भी हुई है, केवल 3 वोट से भी, असेंबली हल्कों में। और 75-100 इसमें तो और भी मिल जाएंगे, लेकिन जो मिनिमम मुझे मिला वो 3 वोट थे। अब आप सोचिए अगर 3 वोट जो है, तो नेताओं को ये होता है कि अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 1500, और कई सीटें ऐसी हैं भी हरियाणा में जो इस बार जो इक्वेशंस हैं, इसमें हमें मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि भले कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, लेकिन कई सीटें फंसी हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी कांग्रेस का माहौल है और बीजेपी की जो है प्लानिंग है, इसके बीच में चुनाव है। क्योंकि बीजेपी ने कई जगहों पर ये कहा जा रहा है, उदाहरण के लिए इसका सबसे बड़ा उदाहरण सावित्री जिंदल का बताया जा रहा है कि भाई बीजेपी ने वहाँ पर जो है टैक्टफुली कि अगर सावित्री जिंदल को टिकट दे देते तो शायद एंटी इनकम्बेंसी से या बीजेपी का नुकसान ना हो। देवेंद्र का ध्यान का उदाहरण बताया जा रहा है, और कांग्रेस को लेके भी चित्रा सरवारा का आप उदाहरण ले सकते हैं। और ऐसे कम से कम 10-12 सीटों में तो इंडिपेंडेंस ने ही फंसा रखा है। सिरसा में आपने देखा बीजेपी ने कैंडिडेट भी ड्रॉ कर लिया। तो कई जगहों पर प्लानिंग ज़्यादा है उस माहौल की काट करने के लिए। तो उसमें जब फंसी सीट होती है तो वो 30 वोट, 50 वोट, 100 वोट, 200 वोट भी मैटर करते हैं। और जैसे कि केजरीवाल जी ने कहा, हालांकि वो बात मजाक की बात है, जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात हुई तो उनका मैं सुन रहा था, वो कहते नहीं बार बार ही होना चाहिए इलेक्शन, क्योंकि एटलीस्ट पब्लिक को फ़ायदा होता है। और अगर हम उस दूसरे अर्थ में देखें कि लोगों को काम मिल जाता है, टैक्सी वालों को मिल जाता है, खोमचे वालों को मिल जाता है। अब देखिए माथुराम जी की पब्लिसिटी हो गई बहादुर करके पकौड़ों की, तो उस लिहाज से आप इस पक्ष से आप देखें तो ठीक है, फिर चल रहा है, वैल्यू हो जाती है। मतलब जो व्यक्ति अगर अपने छोटे से इलाके में, उसके बाद 100 वोट भी है, 200 वोट भी है, कोई छोटा लीडर है, कोई कम्युनिटी का लीडर है, वो सारी चीज़ें हैं। आपने कहा कि अगर गुरमीत राम रहीम का जोर चला तो
तो उनके ज़्यादातर फॉलोअर्स दलित वर्ग से आते हैं, तो दलित वर्ग का प्रभाव हो देखा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये फिक्र खा रही है, या फिर भारतीय जनता पार्टी का आपने कहा प्लानिंग है, तो दलित वोट आपको लगता है कि बटेगा आपके बार, उसका बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस बार, बल्कि मुझे लगता है जाट मतदाताओं को बड़ा अंदर ही अंदर वो भी हो रहा होगा, क्योंकि इस चुनाव में मैंने देखा, क्योंकि डोमिनेटिंग वर्ग तो हरियाणा में राजनीति में जाट ही है। मुख्यमंत्री भी ज़्यादातर जाट ही बने, ज़्यादातर, है ना। एक दो को आप तीन चार को, और जो छोटे बने भी बनारसी दास गुप्ता टाइप, वो भी थोड़े टाइम के लिए बने। मनोहर लाल जी और भजन लाल जी को माना जाता है बड़े, बाकी जाट लोग रहे। तो इस चुनाव में एक बात तो निश्चित है कि दलित वर्ग पे बड़ी चर्चा हुई है। हर आदमी दलितों के प्रति उनका अपना शुभचिंतक बता रहा है। ये सो मच हो कि राहुल गांधी को वहाँ हाथ करना पड़ा, और 4-5 दिन तो शैलजा जी की ही बात चली। इतनी चर्चा तो जो मुख्यमंत्री पद के एक्चुअल दावेदार होंगे अलग अलग पार्टियों में, उनकी नहीं चली होगी। उनकी ना होते हुए मतलब कि उस तरह से उनके प्रति उम्मीद लोगों को नहीं है कि उनको मौका मिलेगा, फिर भी उनकी बहुत चर्चा हुई। लेकिन एक चीज़ इसमें मैं ज़रूर हाईलाइट करूँ, जो मुझे पता लगा हरियाणा से, कि दलितों में भी ये जो ए और बी वाला जो भजन लाल जी ने बांटा था, मतलब वाल्मीकि और जो बाकी लोग होते हैं अलग अलग, है ना, उसमें ये बात काफ़ी कोशिश करी है अभी, जो प्लानिंग की आप बात कर रहे हैं, कि ये बात कही जा रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट के बाद, क्योंकि अब वर्गीकरण का रास्ता आसान हो गया है, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि दलितों में भी जो एक वर्ग है, जिससे शैलजा जी भी आती हैं और भी नेता पॉलिटिकली उसमें वो डोमिनेट करता है वर्ग, उनको ज़्यादा हिस्सेदारी मिली है। तो ये मुझे एक दो जगह से ज़रूर लोगों ने बताया कि इस तरह की भी बात चल रही है अंदर खाते, क्योंकि मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सामने होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें अंदर खाते होती हैं। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के लोग तो यही कह रहे हैं सब जगह कि भाई हमारे वोट तो साइलेंट है, हमारा वोट तो वो है। तो वो दो चीज़ें, वो ये भी कह रहे हैं कि पोलराइजेशन होगी, है ना, अगर लोगों को लगेगा कि जाट राज वापस आने वाला है, जो उनकी थ्योरी है। वैसे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतना खुल के हमारे यहाँ जातिगत समीकरणों पर व्याख्या होती है कि ये कास्ट का, वो कास्ट का, लेकिन अब ये है तो सच्चाई है कि जातिगत समीकरण तो हैं, टिकटें भी उसके आधार पर बढ़ती है, इक्वेशन भी उसके आधार पर बनती है। अब लाडवा में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर बड़शामी जो हैं, उनकी जो पुत्रवधू हैं, वो अगर वोट ले गई तो सीएम की राह आसान हो जाएगी, क्योंकि जाट वोट बढ़ जाएंगे। तो ये हर जगह होता है ना, क्योंकि मेवा सिंह जो कांग्रेस के हैं वो जाट हैं, और तो सैनी वोट का पोलराइजेशन, तो ये पोलराइजेशन करने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है, इस बार भी है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बाकी कास्ट पोलराइज होंगी, लेकिन मुझे लगता है, तो दलितों में जो मैंने बताया, एक नया एंगल ये भी चल रहा है कि दलितों में भी दो वर्ग हैं, और हो सकता है वो अलग अलग डायरेक्शन में जाएं। पर मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल सिनेरियो में इतना जो हम गुणा भाग करते हैं, उसकी तुलना में ओवरऑल सिनेरियो में लोगों की जो एक माहौल के साथ होना, या ये चीज़ होना कि भाई सरकार से हम नाराज़ हैं, मान लो अगर पोर्टल की बात है, या मान लो परिवार पहचान पत्र की बात है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, या सड़क की बात है, या जो भी है, तो वो तो सभी वर्गों को फ़र्क पड़ता है। तो अगर कहीं नाराज़गी है, अगर लोगों को नहीं मिला है, अब मान लीजिए सपने दिखाए गए, आगे जो गारंटियाँ दी गई कांग्रेस की तरफ से, एक रोज़ी पिक्चर, भाई ये 2100 रुपये इनको देंगे, पेंशन भी बढ़ा दें, ओपीएस, हालांकि हरियाणा में आपके राज्य की तरह कर्मचारियों का उतना बड़ा वर्ग, आप देखोगे यहाँ पर ओपीएस देने के बावजूद, जैसे हिमाचल में ओपीएस था, उस तरह से यहाँ पर चर्चा नहीं हो रही ओपीएस की या दलित की हो रही, क्योंकि कर्मचारियों की संख्या शायद उतनी अधिक नहीं होगी। मतलब हम पर कैपिटा या जो हम एवरेज निकालते हैं पॉपुलेशन का, तो उसमें उतने बड़ा वो नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे वादे किए गए, तो उनका भी लोग देखेंगे कि उनको उससे क्या मिल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ओवरऑल सिनेरियो में हम देखते हैं, पिक पॉकेट्स में अलग अलग हो सकता है, ओवरऑल सिनेरियो में चुनाव में जो बड़े मुद्दे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसानों का मुद्दा रहा हरियाणा में, और ये सारे मुद्दे हैं। अब आप, और दूसरा मैं ये कहता हूँ हमेशा कि 2019 में भी जब मोदी जी अपनी पीक पे थे, मैंने बताया 303 वाला मामला था, सर्जिकल स्ट्राइक वाला इशू था, तब भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई थी और 40 रह गई थी। तब तो किसान आंदोलन नहीं हुआ था, तब तो अग्निवीर वाली स्कीम भी नहीं आई थी, तब तो ये जो पहलवानों वाला जंतर मंतर नहीं हुआ था, तब तो मोदी जी का वो जो तिलिस्म था वो टूटा नहीं था कि वो अजय हैं। तो काफ़ी फ़र्क है। इसीलिए हम लोग ये मान के चल रहे हैं, या ज़्यादातर लोग ये मान के चल रहे हैं कि हरियाणा में इस बार सीटों की बात अलग है, सीटें कितनी होती हैं, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और कांग्रेस की सरकार बन सकती है, ऐसा कमोबेश लोग मान के चल रहे हैं। अब एग्जैक्ट तो 8 तारीख को पता लगेगा। ये बात सही है मोदी जी ने जो कही है पलवल में, कि छत्तीसगढ़ में लोग बहुत मान रहे थे कि कांग्रेस रिपीट कर रही है। कई जगहों पर वो जो माहौल होता है वो अलग होता है,
लेकिन आप ये भी ध्यान रखें कि ये जो बात इस बार हो रही है कांग्रेस के मान, ये कोई एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल के पास पे नहीं हो रही। ये जो आप और हम लोग, आप जाते हैं, हम लोग तो मैं तो यहीं से आप लोगों को सुनता हूँ या बात करता हूँ, लेकिन जो लोग फील्ड में जाते हैं उनको भी वो नज़र आ रहा है। और प्लस उनके सामने एक जो बैकग्राउंड है, ऑल्दो हर चुनाव अलग होता है, लेकिन जैसे उनके पास लोकसभा चुनाव का एक अब सामने एक वो है कि भाई पिछली बार देखो लोकसभा चुनाव में 10 की 10 आई थी और उसके बाद भी विधानसभा में इतनी कम हो गई थी। 79 सीट्स में 2019 में आप जानते हैं कि बढ़त मिली थी विधानसभा हल्कों में, और असेंबली में 40 रह गई थी। इस बार आप सोचिए कि उनको 44 में मिली है, मेरे ख्याल है 46 में मिली है, और अब उसको अगर हम उस प्रपोर्शन में देखें, अच्छा वो मत देखिए, पिछली बार सबको पता है 2019 में कि जजपा ने एक बड़ा हिस्सा लिया, जो वोट बैंक था, जो एंटी इनकम्बेंसी वाला वोट था, 10 सीटें वो लेके गए और उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। कई एरियाज़ में तो बहुत, जैसे खासतौर पे जींद वाला जो एरिया है उसमें उन्होंने काफ़ी सीटें ली। इस बार सब लगभग सभी लोग ये मान के चल रहे हैं कि जजपा बहुत पीछे रहने वाली है, इस बार INLD को ज़्यादा आगे करें, और उसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि भाई डायरेक्ट इलेक्शन होगा, बाईपोलर इलेक्शन होगा। जो मैंने बोला माहौल वर्सेस प्लानिंग, तो प्लानिंग में यही प्लानिंग कही जाती है, ऑल तो ये चीज़ें कोई ब्लैक एंड वाइट में तो होती नहीं कि भाई ये जो समझौते हुए हैं ये भी भारतीय जनता पार्टी को सूट करते हैं, जिससे दलित वोट, क्योंकि जैसे पिछली बार जजपा ने जाट वोट को काटा, ये कहा गया। अगेन मैं आपको फिर कहूँगा कि ये जो जातिगत हम इतना व्याख्या करते हैं, बहुत ये अशुभ, मतलब बहुत अच्छी तो नहीं लगती करते हुए, लेकिन अब सच्चाई है। इस बार दलित वोटों का लग रहा है कि वो, क्योंकि जाट और दलित कंसोलिडेट होके ये माना जाता है कि कांग्रेस के साथ गए हैं लोकसभा चुनाव में, तो उसको दो समझौते हुए यहाँ पर दो पार्टियाँ ऐसी जिनका हरियाणा में वैसे डायरेक्ट डे टू डे लाइफ में कोई भूमिका नहीं रही, आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, वो भी यहाँ पर आए, जींद में एक बड़ी रैली भी करी, अभय चौटाला भी अपने दावे कर रहे हैं। लेकिन जब बाईपोलर कंटेस्ट है तो उसमें बदलाव और ज़्यादा संभावित होता है। क्या बीजेपी की ये रणनीति है कि जो कंटेस्ट है वो ट्रायंगुलर हो, कांग्रेस चाहती है कि बाईपोलर रहे, ये भी क्या बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है? बहुत स्पष्ट है, राहुल गांधी ने ये कल कहा, स्पेशली उन्होंने ये बात कही है कल की बी टीम, सी टीम, डी टीम और पता नहीं क्या ई टीम, ऐसे कुछ बोला, और बोला कि भाई इसीलिए बोला, ये बताने के लिए ही बोला। तो जाहिर है कि बीजेपी की प्लानिंग यही है। देखिए, जितना हम और आप समझते हैं उससे ज़्यादा ही, उससे कम तो किसी लिहाज से नहीं है, उसके बराबर उतना तो भारतीय जनता पार्टी के पास भी रिपोर्ट जाती है। आखिर शुरू में मनोहर लाल जी को स्टेज पे ना लाना, बाद में फिर ले भी आना, ये सब समय समय पर स्ट्रेटजी फीडबैक के, क्योंकि नहीं लाए, फिर ये लगा भाई यही चर्चा हो रही है, पंजाबी मतदाता भी सोच सकते हैं, फिर ले आए। अब मनोहर लाल जी को इतना ज़्यादा, उनके एक दो इंसिडेंट भी ऐसे हो गए, उन्होंने पिछली बार भी कर दिए थे कई बार, तो हम लोगों को यही लगता है कि भाई देखो आफ्टर ऑल 5 साल तो उन्होंने शुरू में चलाई, रिपीट भी किया है ना, लेकिन आज अब ऐसी स्थिति हो गई है कि जैसे वही सबसे बड़े खलनायक है, और बल्कि मैं देख रहा था नायब सैनी के साथ लोग सहानुभूति भी कर रहे थे। ये बात सही है, ये मैं भी मानता हूँ। उनके एक इंटरव्यू में मैं सुन रहा था कि भाई मैंने तो 1 साल से ऑफ़र कर रखा था कि चेंज कर दो। तो सैनी साहब और उनकी जब लोग तुलना करते हैं तो ये बात सभी लोग कहते हैं कि भाई सैनी जो हैं वो थोड़े ज़्यादा मिलनसार हैं, पब्लिक से मिलने में, मतलब उनका जो व्यवहार है वो ज़्यादा मनोहर लाल जी की तुलना में फ्लेक्सिबल है। तो अगर वो पहले आए होते तो शायद बीजेपी कुछ और वो करती, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये 10 कारण ढूंढ लिए जाते हैं अल्टीमेटली। अंतिम समय में भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस की मदद भी ली और आरएसएस के प्रचारक गांव और बूथ स्तर पर उतारे गए, और आरएसएस ने भी जो सोर्सेज बताते हैं कि पहले ही कह दिया था कि मनोहर लाल खट्टर को बदल दो। तो मनोहर लाल खट्टर की खलनायकी को किस तरह से इनकम्बेंसी में बदल पाएगी, इस पर कमेंट करें। देखिए, पहली बात तो ये कि एक तो कास्ट इक्वेशन है, दूसरा मैंने कहा कि ये जो प्लानिंग जिसको कह रहे हैं कि भाई इंडिपेंडेंट किसी जगहों पे जो इनकी पार्टी के हो सकते हैं उनको, तीसरी बात अपनी तरह से जो वोट डिवाइड करने वाली बात है, जैसे शैलजा वाला मामला 4-5 दिन इन्होंने उठाया। जहाँ तक आरएसएस की बात है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कुछ भी कहें आप, एक घर में लड़ाई होती रहे वो अलग बात है, कभी मोहन भागवत जी ने कुछ कह दिया, वो एक दूसरे की मदद तो करेंगे अल्टीमेटली, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और यही वजह है कि इन सब फैक्टर्स के कारण ही, देखिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये हमेशा उदाहरण दिया जाता है कि मान लीजिए लास्ट बॉल है और 10 रन चाहिए, तो 2 अप्रोच हो सकती है। एक अप्रोच ये हो सकती है भाई एक बॉल पे तो 10 रन बन ही नहीं सकते, तो भाई बैट्समैन कहे कि अपना खड़े हो जाओ या चलो अपना चल पड़े पवेलियन की तरफ, अब क्या फ़ायदा है ना। दूसरी अप्रोच ये है कि नहीं भाई एक बॉल 9 आएगी, 9 पे मैं छक्का मार दूंगा, नेक्स्ट पे चौका मार दूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में सभी ये कह रहे हैं कि भाई वो लास्ट मिनट तक वो ट्राई करेंगे, वो कितना पहुँचते, और यही वजह है कि आफ्टर ऑल इतनी रेंज दे रहे हैं लोग कि भाई 10 सीटें भी हो सकती है, ज़्यादातर जगह लोग कन्फ्यूज है कि 10 भी हो सकती हैं, 30 भी हो सकती हैं। अब इतनी जो रेंज दे रहे हैं
30 तक भी अगर दे रहे हैं वो इसी वजह से दे रहे हैं कि ये जो आरएसएस कोशिश कर रही है या भारतीय जनता पार्टी जो और कोशिश कर रही है या जो कास्ट इक्वेशन हरियाणा में है उसकी वजह से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर कोई इंसिडेंट मारपीट का हो गया 2 वर्गों में तो वो पोलराइज हो सकता है। ईश्वर ना करे ऐसा कोई इंसिडेंट हो मतदान से पहले, बट मैंने आपको बताया कि जो चर्चाएं चलती हैं कि तो वो भारतीय जनता पार्टी का जो अभी भी 10 साल के बावजूद भी वो अपने आप को मुकाबले में मान रहे हैं और उनको पहली बार सत्ता मिले कितना टाइम हुआ है, 10 ही साल पहले आए वो सत्ता में सीधा। उससे पहले तो हरियाणा में जो स्थिति थी आप कल्पना नहीं कर सकते। हमने तो अपने आंखों से देखी है कि जब चौटाला साहब थे या बंसीलाल थे वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ट्रीट किस तरह से किया करते थे। और आज जो है वो कि भारतीय जनता पार्टी मुख्य धारा में तो आई गई। हरियाणा में आप सोचते नहीं, लोग सोचते नहीं थे कि कभी हरियाणा में बीजेपी अपने पाँव पे खड़ी हो पाएगी, तो पाँव पे खड़ी हो गई। 10 साल सरकार चल गई तो ठीक है, कूलिंग ऑफ भी होती है, अब बाकी जगहों पर भी होता है, ब्रेक भी होता है बीच में, तो राजनीति तो चलती रहती है, वो नहीं रुकती। हमें बस कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी सरकार बने लोगों के भलाई करे, जो वादे किए हैं वो पूरे करे, जिससे लोगों का विश्वास बना रहे। और हरियाणा में जैसे मैंने आपको बताया कि वोटर बहुत वोकल है और उसको बहुत बार वो तय कर लेता है पहले कि भाई इस पार्टी को हमने हराना है, और जिसको सोचता है हराने के लिए वो पार्टी होती है जो ज़्यादा बड़ी पार्टी, जो बड़ी पोजीशन में होती है। हुड्डा साहब जो आज सभी लोग ये मान के चल रहे हैं लगभग कि उनको मौका मिलने वाला है और आज से जो है वो 20 दिन बाद जो है वो या 15 दिन बाद वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं, वो भी आप जानते हैं कि 2014 में केवल 15 सीटों पर सिमट गए थे, केवल 15 सीटों पर। तो इसलिए ये अर्श से फर्श वाला गेम चलता रहता है राजनीति में। और अब ऐसा लगता है कि इस बार कांग्रेस दोबारा जो सत्ता उसने खोई थी, और कांग्रेस का इसलिए भी दांव ज़्यादा है कि लोकसभा चुनाव के बाद ये लगभग पहला ऐसा इलेक्शन है, जम्मू कश्मीर का भी है साथ में, लेकिन ओवरऑल चुनाव तो पहला ही है, उसके बाद कोई राज्यों का हुआ नहीं। और लोकसभा में कांग्रेस ने अपनी टैली सुधारी, हालांकि बीजेपी से तो बहुत पीछे रहे लेकिन 99 तक पहुंच गए। वो ये प्रूव करना चाहते हैं। राहुल गांधी का भी जो 3-4 दिन का मामला था, या इससे पहले जो आम आदमी पार्टी से समझौते की बात थी, एक सीट दी भी गई फॉर्मेलिटी के लिए भिवानी वाली, जो सीपीएम को दी गई, जिससे इंडिया अलायंस या इंडिया अलायंस की बात करें। फिर महाराष्ट्र में आगे इलेक्शन आना है, वहाँ पर भी, झारखंड में, तो वो एक ओवरऑल सिनेरियो जो चला हुआ है देश में, उसमें हरियाणा का चुनाव इस बार विशेष चर्चा में है। अदरवाइज भी होता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कई राज्यों का मान लो साथ में हो तो फिर थोड़ा सा फोकस आप लोगों का भी, बाकी सब लोगों का भी उस पर होता है। तो इस बार तो हरियाणा में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है मतदाता भी परेशान हो गया होगा, क्योंकि इतने अब हम लोग भी जा के उनको, या आप लोग भी जा के पूछते हैं कि क्या माहौल है, किसका चल रहा है, क्योंकि बहुत फोकस रहा इस बार। शुक्रिया सर, थैंक यू। प्रोफेसर गुरमीत सिंह हमें बता रहे थे कि अब की बार हरियाणा का चुनाव एक ऐसी स्थिति में था जब ज़्यादातर जो बड़े चुनाव प्रचारक हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर राहुल गांधी हों, प्रियंका वाड्रा हों, उन्होंने ज़्यादा समय राज्य में दिया। राहुल गांधी ने जलेबियां खाई हो, या किसी किसान के घर में, आम आदमी के घर में खाना खाया हो, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में ये जताया हो कि उन्होंने अपने राजनीति का जो कहरा है वो हरियाणा में ही सीखा था, उसका कितना असर मतदाताओं पे होगा? प्रोफेसर गुरमीत सिंह के मुताबिक हरियाणा के जो वोटर हैं एक किस्म का मन बना चुके हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कामयाब होगी या फिर कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी है कमबैक की वो कामयाब होगी, ये हमें चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन फिलहाल चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पूरा जोर आजमाइश कर रही हैं कि किस तरह उनकी सरकार बने। भाजपा सरकार बचाना चाहती है तो कांग्रेस एक बार सत्ता में लौटना चाहती है। कैमरा पर्सन गुंजीत कुमार के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक।